आप सभी को नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह विषय है आधारित सिद्धांत। पिछले चर्चा में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि आधारित सिद्धांत क्या है तथा किस प्रकार से हम आधारित सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यों के आधार पर उसे अन्य अनुसंधान की विधियों से अलग पाते हैं। इस सत्र में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से आधारित सिद्धांत के आधार पर किसी अनुसंधान की योजना बनाते हैं और किस प्रकार से उस योजना को कार्यान्वित करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आधारित सिद्धांत के प्रमुख सोपान क्या क्या हैं, यानी कि वो स्टेप्स क्या क्या हैं जिनके आधार पर हम आधारित सिद्धांत की रूपरेखा बनाते हैं। कुछ प्रमुख सोपान हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला यह है कि यह निर्धारित करना कि चयनित सोच समस्या हेतु आधारित सिद्धांत ही उपयोगी है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी सोच समस्याएं होती हैं और उन सोच समस्याओं के अनुसार हम क्या करते हैं, अपनी शोध विधि का चयन करते हैं। और आपने देखा भी है कि बहुत सारी शोध विधियां भी हैं। तो हर समस्या के लिए हर शोध विधि उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने उसके प्रमुख जो मान्यताएं थी आधारित सिद्धांत की, उसमें हमने ये जाना था कि हम ऐसे ही समस्याओं को आधारित सिद्धांत के आधार पर अनुसंधान कार्य के लिए चुनते हैं जो कि जिसमें या जिस प्रक्रिया की, जिस क्रिया की, जिसकी व्याख्या करने के लिए कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत हमारे पास नहीं होता। यदि हमारी समस्या ऐसी है, यदि हमारी समस्या कुछ अलग हटके है, नई है, तो ही हम उसे आधारित सिद्धांत के लिए चुनते हैं। तो हमें यह निश्चित करना होता है कि जिस समस्या का हमने चयन किया वह समस्या वस्तुतः आधारित सिद्धांत के लिए ही पूर्ण रूप से उपयुक्त है। दूसरा, हमें फिर अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया की पहचान करनी होती है। वह प्रक्रिया, वह समस्या जिसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास कोई पूर्व निर्धारित सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता है। तो दूसरा क्या होता है कि अध्ययन के लिए उस प्रक्रिया की पहचान करना जिस प्रक्रिया की व्याख्या के लिए हमें सिद्धांत का निर्माण करना है। तीसरा जो इसकी सोपान है वह यह है कि आवश्यक सहमति प्राप्त करना, यानी कि जिन व्यक्तियों पर आप अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं उन व्यक्तियों तक आपकी पहुंच है क्या आप उन व्यक्तियों से आंकड़ों का संकलन कर पाएंगे या नहीं। तो यह आपको पहले से निर्धारित करना होता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने ये पहले निर्धारित नहीं किया तो फिर जब आप अनुसंधान के लिए जाएंगे, जब आप आंकड़ों के संकलन के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको आंकड़े देने से मना कर दें। तो इसलिए इस अनुसंधान को आगे बढ़ाने से पहले आपको उन व्यक्तियों से, उन संस्थाओं से आवश्यक सहमति प्राप्त करनी होती है जिन पर आपको आंकड़ों का संकलन करना है। अगला सोपान है प्रतिदर्श का चयन करना। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि हम इस आधारित सिद्धांत अनुसंधान में हम क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकल सैंपलिंग यानी कि सैद्धांतिक प्रतिदर्श का चयन करते हैं। तो हम पहले से ही पूर्व निर्धारित नहीं करते कि हमें किन व्यक्तियों से डेटा या आंकड़ों का संकलन करना है। लेकिन एक बात हमने और की थी कि शुरुआत में जो हमारा सैंपल है, जो हमारा प्रतिदर्श है, एक या दो व्यक्ति या जिनसे हमें शुरुआत करनी है, उनको हम उद्देश्यपूर्ण आदर्श विधि से चयन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लेना और ऐसे व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों का चयन कर लेना ताकि हम अपने अनुसंधान कार्य को शुरू कर सकें और फिर उनके चयन के पश्चात हम सैद्धांतिक न्यायादर्श की प्रविधियों का उपयोग करके हम अगले न्यायादर्श का चयन करना शुरू कर देते हैं। अगला सोपान है आंकड़ों को कोड करना।
आधारित सिद्धांत या कोई भी अन्य गुणात्मक अनुसंधान होता है, वहां पर आंकड़ों के संकलन के साथ साथ आंकड़ों का विश्लेषण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम किसी सांख्यिकी विधियों का तो उपयोग नहीं करते हैं। हम वहां क्या करते हैं, हम वहां वही जो तथ्य है, जो विचार हमें प्राप्त हुए होते हैं, उन तथ्यों की, उन विचारों की कोडिंग करके उसके आधार पर हम किन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। तो अगले सोपान में हम यह निर्धारित करते हैं कि जो हमने आंकड़ों का संकलन किया है, हम उनका कोड करें, उसके आधार पर हम भावी निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करें। यही अगला सोपान कहता भी है, जो कि बताता है कि कोडिंग के आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जो हमने कोड किया, जैसा कि हम आगे अभी चर्चा करेंगे भी कि 3 प्रकार की कोडिंग का प्रक्रिया होती है आधारित सिद्धांत में, उनके आधार पर हम फिर सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो कि सिद्धांत उस प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए समर्थ होता है, जिस प्रक्रिया को आप वास्तव में एक सिद्धांत की आवश्यकता आपको महसूस होती है या अनुभव होती है। अगला सोपान है आधारित सिद्धांत की आख्या अथवा प्रतिवेदन लिखना। जब हमने पूरा अनुसंधान संचालित कर लिया, पूरी रिसर्च कर ली, आंकड़ों का संकलन कर लिया, विश्लेषण कर लिया, उसके पश्चात हम ये निर्धारित करते हैं, हमने बना लिया होता है, तत्पश्चात फिर हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग, जैसे किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए जो अंतिम सोपान होता है वह रिपोर्ट राइटिंग का ही होता है। तो इस प्रकार से जब हम देखें कि आधारित सिद्धांत को जब हम संचालित करने जाते हैं तो हम कुछ किन्हीं निश्चित सोपानों का उपयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आधारित सिद्धांत के विभिन्न उपागम या विभिन्न डिजाइन्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो डिजाइन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी के अंतर्गत 3 प्रमुख उपागम हैं, 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जिनके आधार पर हम आधारित सिद्धांत का संचालन करते हैं। तो 3 उपागम कौन कौन से हैं? पहला है इमर्जिंग डिजाइन, दूसरा है द सिस्टमैटिक डिजाइन, तीसरा है द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन। अब हम इन तीनों सिद्धांत के बारे में थोड़ा विचार करेंगे कि क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनके आधार पर हम आधारित सिद्धांत की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। पहला जो डिजाइन है द इमर्जिंग डिजाइन। द इमर्जिंग डिजाइन ग्लेजर के द्वारा, जो कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें द इमर्जिंग डिजाइन में वस्तुतः जैसा आपको पता है कि ग्लेजर जो थे एक विधेयवादी थे और विधेयवाद के समर्थक माने जाते हैं, और ये मानते थे कि वास्तविकता सिर्फ एक अर्थात सिंगल होती है। ये कहते थे कि रियलिटी इज सिंगल, ये मानने वाले थे। तो ग्लेजर का उद्देश्य यह था कि वे एक आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया अर्थात जो एक बेसिक सोशल प्रोसेस है उसकी व्याख्या करना चाहते थे आधारित सिद्धांत के आधार पर, ना कि सिर्फ विभिन्न प्रकार की कोडिंग का उपयोग करके हम कैटेगरीज बनाएं और फिर हम एक वर्ग को, एक मूल वर्ग को प्रस्तुत करके हम किसी सिद्धांत को प्रस्तावित कर दें। ग्लेजर का यह मानना था कि जो कांस्टेंट कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस है, यानी कि एवरेज तुलनात्मक आंकड़ा विश्लेषण की प्रक्रिया, इसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल सैंपलिंग और उसके साथ साथ हम इंस्टेंटली या एकदम से जब हम आंकड़े कलेक्ट करें उसका साथ साथ विश्लेषण के भी पक्षधर ये माने जाते हैं। तो ये मानते थे कि हम एवरेज तुलनात्मक आंकड़ा विश्लेषण प्रविधि के आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करें, तथा इन्होंने बताया कि आधारित सिद्धांत के आधार पर निर्मित सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि यदि हम इस प्रक्रिया का उपयोग करके आधारित सिद्धांत का निर्माण करते हैं। क्या है 4 प्रमुख विशेषताएं? पहली है फिट, यानी कि जो आधारित सिद्धांत बनाया जाए वो फिट हो, यानी कि वो उपयुक्त हो। अर्थात जो भी आधारित सिद्धांत बनाया जाए वह शोधार्थियों तथा प्रतिभागियों की दृष्टि में उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि जो बनाने वाला है और जिसके लिए वो सिद्धांत बनाया जा रहा है, दोनों के लिए वह उपयुक्त हो। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि वर्क या कार्य। इसका क्या अर्थ है कि आधारित सिद्धांत का जो कार्य है वह प्रतिभागियों के व्यवहारों की स्पष्ट व्याख्या करना होना चाहिए। क्यों?
आपने देखा कि हम आधारित सिद्धांत में जब कोई सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि हमें किसी प्रक्रिया की व्याख्या करनी है। तो जो सिद्धांत बनाया जाए वह सिद्धांत प्रतिभागियों के व्यवहारों की स्पष्ट व्याख्या करने वाला होना चाहिए। तीसरी जो विशेषता इन्होंने बताई, ग्लेजर ने, वो बताई कि रेलेवेंस या प्रासंगिकता, यानी कि जो भी हम सिद्धांत निर्मित करें वह सिद्धांत प्रासंगिक भी होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए उन सभी व्यक्तियों के लिए जो कि उस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, जिनके व्यवहारों की व्याख्या उस सिद्धांत के आधार पर होनी है। चौथी विशेषता जो इन्होंने बताई वो बताई मॉडिफाइबिलिटी, यानी कि परिवर्तनशीलता का गुण। इसका क्या अर्थ है? उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा था कि जो हम थ्योरी जनरेट करें वह थ्योरी जो है, दैट थ्योरी शुड नॉट बी रिटन ऑन स्टोन, यानी कि वह थ्योरी पत्थरों पर लिखा गया सिद्धांत नहीं होना चाहिए। यदि पुनः हमें कुछ नए आंकड़े मिलते हैं, उन आंकड़ों के विश्लेषण से हमें कोई नई दिशा मिलती है, तो हम उस सिद्धांत में परिवर्तन भी कर सकें। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं इमर्जिंग डिजाइन है। इसके आधार पर यदि हम कोई सिद्धांत का निर्माण करते हैं तो उसमें ग्लेजर महोदय के द्वारा बताई गई हैं: उपयुक्तता, कार्य, प्रासंगिकता तथा परिवर्तनशीलता का गुण। आधारित सिद्धांत के आधार पर शोध करने की जो दूसरी प्रमुख प्रक्रिया है वह है द सिस्टमेटिक डिजाइन। और ये तो सिस्टमेटिक डिजाइन का प्रस्ताव जो दिया था वह स्ट्रॉस तथा कॉर्बिन के द्वारा 1998 में दिया गया था। आपने देखा था कि शुरुआत में जब इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले थे उसमें ग्लेजर के साथ स्ट्रॉस भी जुड़े हुए थे, परंतु दोनों लोग जो मूलभूत जो विचार थे उन दोनों के आपस में नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि जो ग्लेजर थे वो विधेयवाद को मानने वाले थे, लेकिन जो स्ट्रॉस थे वो वस्तुतः थोड़े लिबरल थे। तो इसीलिए उन्होंने फिर एक अन्य प्रक्रिया को प्रस्तावित किया आधारित सिद्धांत को संचालित करने की, जिसको हम द सिस्टमेटिक डिज़ाइन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ग्लेजर की अपेक्षा जो स्ट्रॉस थे थोड़े लिबरल थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो डेटा गिव्स यू रियलिटी, द रियलिटी डोंट गिव यू डेटा, यानी कि ये कहते थे कि यदि आंकड़े हमारे पास है और उन आंकड़ों का हम अच्छे से विश्लेषण करें तो हमें वास्तविकता तक हम पहुंच सकते हैं। साथ ही ये भी कहते थे कि वास्तविकता आपको आंकड़ों तक नहीं पहुंचाती है। साथ ही ये मानते थे स्ट्रॉस कि मल्टीपल रियलिटी की बात ये करते थे। कहते थे कि एक नहीं है सत्य, सत्य कई हो सकते हैं। तो इनकी इस प्रविधि का उपयोग शैक्षिक अनुसंधानों में काफ़ी हद तक किया भी जाता है। इस प्रविधि में, इस प्रक्रिया में ओपन, एक्सियल तथा सेलेक्टिव कोडिंग के आधार पर या इनका उपयोग करते हुए हम एक सिद्धांत के निर्माण का कार्य करते हैं, तथा जो सिद्धांत निर्मित किया जाता है वह वस्तुतः एक परिकल्पना के रूप में होता है, वह एक हाइपोथेसिस के रूप में होता है, जिसे इन्होंने पूर्व सर्ग यानी कि प्रीपोजिशन का नाम दिया है। तो इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत में हम जो कोडिंग का प्रोसेस है, एक डेफिनेट प्रोसेस हम उपयोग करके हम सिद्धांत तक पहुंचते हैं, और वह सिद्धांत एक परिकल्पना के रूप में होता है जिसको प्रीपोजिशन का नाम स्ट्रॉस तथा कॉर्बिन ने दिया था। तीसरा जो डिजाइन है वह है द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिजाइन। इस प्रक्रिया को प्रस्तावित करने वाले कैथी चार्माज महोदय हैं, जो कि कहते हैं कि रियलिटी इज को कंस्ट्रक्टेड। और यह जो प्रक्रिया है, यह जो डिज़ाइन है, यह ग्लेजर के पॉजिटिविस्ट डिज़ाइन से तथा जो हमारे स्ट्रॉस और कॉर्बिन का जो प्रविधि है उसके बीच का यह प्रक्रिया या प्रविधि मानी जाती है। यह प्रविधि ग्लेजर के मात्रात्मक तथा स्ट्रॉस एवं कॉर्बिन के मध्य का माना जाता है। ये आधारित सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया में
अनुसंधायक की भूमिका पर बल देते थे। वो कहते थे कि रिसर्चर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसी सिद्धांत के निर्माण के लिए। साथ ही ये बात करते थे कि ये विचारों, मूल्यों, विश्वासों, अवधारणाओं तथा व्यक्ति की विचारधाराओं के आधार पर ही हमें किसी सिद्धांत को प्रस्तावित करना चाहिए। तो कैथी चारमाज़ महोदया, जिन्होंने अपना ये डिज़ाइन दिया, उन्होंने यही कहा है कि जो हम सिद्धांत निर्मित करें आधारित सिद्धांत के आधार पर, उसमें एक रिसर्चर का रोल, एक अनुसंधायक की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। साथ ही प्रतिभागियों के विचारों, मूल्यों, विश्वासों तथा अवधारणाओं को भी इसमें हम एक केंद्रीय स्थान पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रमुख डिज़ाइन हैं जिनके आधार पर हम किसी आधारित सिद्धांत की संकल्पना बना सकते हैं। अब यह है कि तीनों डिज़ाइन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो अंततः बात यही करते हैं कि हमें पहुंचना एक सिद्धांत की तरफ है, और वह सिद्धांत जो किसी प्रक्रिया की व्याख्या कर सके। और उस सिद्धांत तक पहुंचने के लिए तीनों ही उपागमों में, तीनों ही प्रविधियों में आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जैसा कि मैंने बात भी की थी कि कोडिंग प्रोसीजर जो है वह ग्राउंडेड थ्योरी का एक आधार है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया की, तो आप देखते हैं कि तीनों व्यक्तियों ने, तीनों जो प्रविधियां हैं, उनके अनुसार अलग अलग प्रकार की कोडिंग प्रस्तावित की गई है। लेकिन यदि हम उसको एक ग्रुप के रूप में प्रस्तुत करें तो हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की कोडिंग होती है। एक तो है इनिशियल कोडिंग, दूसरी इंटरमीडिएट कोडिंग और तीसरी होती है एडवांस कोडिंग। तीनों प्रविधियों के आधार पर हम स्पष्ट करें तो जो ट्रेडिशनल हमारा परंपरागत यानी कि जो ग्लेजर का इमर्जिंग डिज़ाइन है, वह बात करता है कि 3 प्रकार के कोड हम जनरेट करते हैं जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं आधारित सिद्धांत को संचालित करके। वो कौन कौन से कोड हैं? ओपन कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग तथा थ्योरेटिकल कोडिंग। इसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन का जो डिज़ाइन है, द सिस्टमेटिक डिज़ाइन, इन्होंने भी 3 अलग अलग प्रकार की कोडिंग की बात की है, जिसमें ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग तथा तीसरी है सेलेक्टिव कोडिंग। और जो तीसरी अप्रोच है द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इसमें जो कैथी चारमाज़ महोदया हैं, उन्होंने भी 3 प्रकार की कोडिंग की बात की है, इनिशियल कोडिंग, फोकस कोडिंग और थ्योरेटिकल कोडिंग। इनिशियल कोडिंग या प्रारंभिक कूट संकेतन क्या है? इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन का माध्यम यहाँ पर क्या है? साक्षात्कार है और साथ ही ऑब्जर्वेशन है। तो जब हम साक्षात्कार तथा ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के आधार पर जब हम आंकड़ों का संकलन करते जाते हैं, तो जो आंकड़े हमें एक एक व्यक्ति से जो विचार विमर्श के बाद प्राप्त होते रहते हैं, उन विचार विमर्श के पश्चात जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते रहते हैं, उन आंकड़ों से हम उन विचारों का जो मूल है, जो ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही प्रभावी हैं उस विचार विमर्श में, हम उनको इकट्ठा करते रहते हैं, हम उनको इमर्ज करते रहते हैं, हम उनको सेलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, हम ये जानना चाहते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, या एक क्लास कक्षा में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से टीचिंग कर रहा है और सभी लोग उसकी कक्षा में पढ़ना चाहते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों वो व्यक्ति इतना प्रभावी शिक्षण करता है, या क्यों और व्यक्ति जो हैं उसकी कक्षा में, अन्य विद्यार्थी उसकी कक्षा में प्रतिभागिता करना चाहते हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं, हम साक्षात्कार लेते हैं उन व्यक्तियों का जो उसकी कक्षा में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मैंने एक व्यक्ति से बात की, दूसरे से की, तीसरे से की, यानी उतने व्यक्तियों तक बात की जहां तक आपको लगने लगा कि अब सैचुरेशन हो गया है, अब हमें नए आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो जो हमने पहले व्यक्ति से बात की तो उसकी बातों में ये बात निकल के सामने आई कि जो अमुक शिक्षक है वह बहुत ही अनुशासन प्रिय है और बहुत ही अच्छा संप्रेषण करता है। दूसरे व्यक्ति से बात की तो हमें पता चला कि उसके विषय की जो ज्ञान है वो बहुत ही प्रभावी है, साथ ही
वह बहुत अच्छे से कंसेप्ट को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तीसरे व्यक्ति से बात की तो उन्हें कहा कि वो समय के बहुत पाबंद हैं, साथ ही उदाहरण देने का जो तरीका है वह बहुत ही प्रभावी है। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो कि उस साक्षात्कार या उस अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के केंद्र में होती हैं। जैसे पहले वाले के लिए हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है ना, संप्रेषण बहुत अच्छा करता है और अनुशासन प्रिय है। तो ऐसी चीज़ों को जो कि आपको लगता है कि उस बातचीत का मूल है, हम क्या करते हैं, उनको कैटेगरीज के रूप में, ओपन कोड के रूप में हम लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि उन्हीं के आधार पर हम आगे अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं, अपने अनुसंधान की रूपरेखा निर्मित करते हैं। तो इनिशियल कोडिंग में क्या होता है, इसको हम ओपन कोडिंग का भी नाम देते हैं। इसमें जो शुरुआत में जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों को विश्लेषित करके हम उन विचारों को, हम उन मूल बातों को निकाल कर हम एक कोड के रूप में, एक ओपन कोड के रूप में, जिसको हम कैटेगरी का नाम देते हैं, उन कैटेगरीज के रूप में हम उनका चयन कर लेते हैं। जो इंटरमीडिएट कोडिंग है, यानी कि मध्यवर्ती कूट संकेतन, वह क्या होता है? मध्यवर्ती कूट संकेतन में क्या होता है, जो आपने ओपन कैटेगरीज बनाई हैं, उन ओपन कैटेगरीज के आधार पर आप क्या करते हैं, उनके आपसी संबंधों को देखकर उनमें से एक कोर कैटेगरी का चयन करते हैं, एक मूल कैटेगरी का चयन करते हैं, एक मूल वर्ग का चयन करते हैं। वह मूल वर्ग ही हमें सिद्धांत के निर्माण के लिए एक डायरेक्शन या एक दिशा प्रदान करता है। और उस मूल वर्ग का चयन कैसे किया जाता है? उस मूल वर्ग का चयन, जितने भी हमने ओपन कैटेगरीज बनाई हैं, उन कैटेगरीज में जिस बात की, जिस विषय वस्तु का सबसे ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है, जो सेंटर प्लेस पे है, उसको हम मूल कैटेगरी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। इसी मूल कैटेगरी के आधार पर जब हम आगे जाते हैं एडवांस कोडिंग यानी कि अर्घवर्ती कूट संकेतन में, उस मूल कैटेगरी के विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ संबंधों के आधार पर हम एक सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। और यही एडवांस कोडिंग ही हमें एक आधारित सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए आधार प्रदान करती है। जैसा कि क्रेचुअल तथा मॉर्गन की स्टडी में स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हम एक अनुसंधान को, एक आधारित अनुसंधान को संचालित करते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक आधारित सिद्धांत के आधार पर एक अनुसंधान किया था, जिसमें ये जानने का प्रयास किया था कि जो चेयरपर्सन्स हैं, यानी कि जो विभागों के प्रमुख हैं, वो किस प्रकार से अपने विभाग में अपने संकाय सदस्यों के रिसर्च यानी कि अनुसंधान के आउटपुट को किस प्रकार बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं या किस प्रकार वो सहायता करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सारी इन कोडिंग को, ओपन कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग और एडवांस कोडिंग को स्पष्ट करते हुए, जो बाद में जब हम ओपन कोडिंग के आधार पर एक थ्योरी जनरेशन के लिए एक हम मूल वर्ग बना लेते हैं, कोर कैटेगरी का चयन कर लेते हैं, उस कोर कैटेगरी या उस कोर फिनोमिना को प्रभावित करने वाले जितनी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को उन्होंने स्पष्ट किया था। कि उन्होंने कहा था कि जो ये कोर कैटेगरी है, ये जो फिनोमिना है, जो मूल फिनोमिना है जिसके आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं, उसे बहुत सारी कोजल कंडीशंस यानी कि उसको इमर्ज करने में सहायता करने वाली ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो उसे कोर कैटेगरी के रूप में एस्टैब्लिश करती हैं। साथ ही जब मूल वर्ग या कोर कैटेगरी का चयन हम कर लेते हैं, तो उस चयन को या उसको कोर कैटेगरी बनाने में या उस कोर कैटेगरी के आधार पर सिद्धांत को निर्मित करने में हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारी जो प्रविधियां हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। उस प्रविधियों को हमारा जो कंटेक्स्ट है यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस हमारी, और जो इंटरविनिंग कंडीशन है जो कि इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, सामान्य प्रकृति की होती हैं, वो परिस्थितियां
उस प्रयास को प्रभावित करती हैं। और अंततः क्या होता है? अंततः उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है, उसके कंसिक्वेंसेज हमें प्राप्त होते हैं। इसको यदि हम बहुत सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो मान लिया कि जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग संघर्ष करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो उस संघर्ष को यदि हमें या कुछ व्यक्तियों के संघर्ष पर यदि हमें कोई आधारित सिद्धांत आयोजित करना है या आधारित सिद्धांत के आधार पर हमें उस संघर्ष की व्याख्या के लिए किसी सिद्धांत का निर्माण करना है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे ये कोर कैटेगरी है या कोर फिनोमिना जो हमने आंकड़े प्राप्त किए उन व्यक्तियों से बात करके, जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का संघर्ष किया है, तो हमें ये मूल कैटेगरी प्राप्त हुई कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, यानी कि उस नौकरी में जो संतुष्टि है उस व्यक्ति की, वह संतुष्टि ही उसे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो कोर कैटेगरी हमें यहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि कार्य संतुष्टि हमें प्राप्त हुई। तो अब देखते हैं कि जो कोर कैटेगरी है यानी कि जो कार्य संतुष्टि है, उसको बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रभावित कर सकती है, कोजल कंडीशन जिनको हम कहते हैं। वे कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं? एसईएस हो सकता है, परिवार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्तर। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति उच्च वर्ग से संबंधित है तो उसके लिए उतना महत्व नहीं रखती होगी, हो सकता है सरकारी नौकरी, लेकिन जो मध्यम वर्ग का है या निम्न मध्यम वर्ग का है, उस व्यक्ति के समस्त प्रयास उस नौकरी के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वह कार्य संतुष्टि चाहता है। तो कोजल कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? यहाँ पर हो सकता है जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वह एक कोजल कंडीशन के रूप में काम करेगा। तो जो मूल वर्ग हमने चयन किया कि कार्य संतुष्टि, तो उस कार्य संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? स्ट्रेटजीज का चयन करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, प्रयास करता है, फॉर्म फिल करता है। साथ ही उस प्रयासों को कुछ कॉन्टेक्स्ट जो कि कुछ स्थायी प्रकृति के होते हैं जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि इस बीच में उस व्यक्ति की शादी का हो जाना, है ना, तो ये हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई तो उसके प्रयासों में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट जो कि स्थायी प्रकृति के होते हैं। और कुछ इंटरवेनिंग कंडीशंस जैसे कि पैसा ना होना या ऐसी परिस्थितियां आ जाना, बीमार हो जाना या वो कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि उन प्रयासों को प्रभावित करती है। और अंततः कंसिक्वेंसेज यानी कि परिणाम क्या वो प्राप्त हुए, जो प्रयास किए गए थे उनके अनुसार क्या परिणाम प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में क्या सरकारी नौकरी प्राप्त हुई उन व्यक्तियों को। तो उन अनुभवों को, उस प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए यदि हम आधारित सिद्धांत को आयोजित करते हैं तो इस प्रकार से हम ओपन कोडिंग, जहां हम क्या करते हैं, जहां हम जो इनिशियल हमारा जो आधारभूत आंकड़े हैं उनके आधार पर हम कुछ कोड्स, कुछ ओपन कैटेगरीज को जनरेट करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम आधारित सिद्धांत के आधार पर कोई अनुसंधान करते हैं तो उसमें तीनों प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, ओपन कैटेगरी जहां हम क्या करते हैं, जहां पर हम सिद्धांत को निर्माण करने के लिए जो हमारा आंकड़े हैं, जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण करके हम ओपन कैटेगरीज को जनरेट करते हैं। दूसरा सोपान जिसमें हम एक्सियल कोडिंग के माध्यम से उन समस्त ओपन कैटेगरीज के आधार पर एक हम मूल कैटेगरी का निर्माण करते हैं। और तीसरे चरण में उस मूल कैटेगरी के आधार पर हम कोजल कंडीशंस, स्ट्रेटजीज, कॉन्टेक्स्ट, इंटरवेनिंग कंडीशंस तथा कंसिक्वेंसेस के आधार पर हम एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि हम यदि आधारित सिद्धांत के आधार पर किसी समस्या का चयन करके उस पर हम अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम विभिन्न उपागमों के आधार पर, जैसे कि जो कि ग्लेजर की अप्रोच है, इमर्जिंग डिज़ाइन, या स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन की जो अप्रोच है, द सिस्टमेटिक डिज़ाइन, कैथी चार्माज की जो अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन,
या इन तीनों का मिला जुला रूप लेकर हम किसी आधारित सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, उस प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जिस प्रक्रिया की व्याख्या के लिए कोई सिद्धांत हमारे पास मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार।